चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन में हमें 2 चीज़ें निकालनी हैं। एक निकालना है हमारे पास नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। जैसे कि हम कोई भी चीज़ किराए पर लेके आते हैं तो हमें ऐसे 2 तरीके के किराए देने पड़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हम इन 2 चीज़ों को ही हम मान लेते हैं। माना नियत किराया X रुपीस, और ये नियत किराया जो है वो ये हमारा 3 दिन का किराया है। ठीक है जी। और दूसरा हमें अतिरिक्त दिन का किराया, अगर 3 दिन के बाद अगर हम उस किताब को रखते हैं तो माना अतिरिक्त दिन का किराया, वो हमारे पास आ जाएगा Y रुपये। अब इन दोनों ही हमारे पास दिया हुआ था कि एक जो हमारे पास फर्स्ट सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक को रखा, तो अब उसके लिए हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, प्रश्नानुसार सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक को अपने पास रखा, तो X तो उसको देना ही पड़ेगा, जो कि हमारे पास 3 दिनों का किराया हो गया। ठीक है, जो कि नियत किराया है हमारे पास, वो 3 दिनों तक वो लेते हैं। तो अब उसके बाद कितने बच गए, 4 दिन, तो प्लस 4/, इज इक्वल्स टू उसने दिए टोटल 27 रुपये। तो ये हमारे पास बन गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है जी। अब ऐसे ही हमारे पास सुशी ने क्या किया, 5 दिन के लिए एक किताब को रखा, तो 3 दिन के लिए तो उसका किराया ये लगेगा, और उसके बाद 2 दिन के लिए उसका किराया हमारे पास ये लग जाएगा, दैट इज़ उसने 21 रुपये दिए थे। ठीक है, ये हमारे पास बन गई दूसरी इक्वेशन। अब हमारे पास हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है जी। चलिए अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर देते हैं, 1 - 2। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ गई x + 4y इज इक्वल्स टू 27। ठीक है जी। दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ गई x + 2y इज इक्वल्स टू 21। चलिए अब हम जब भी 2 इक्वेशंस को माइनस करते हैं तो हम साइन चेंज करते हैं। यहाँ पे प्लस का साइन है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। तो ये x और x ये कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, और 4/, में से 2/, हमने माइनस किया तो ये हमारे पास 2/, आ गए। 2/, 7 में से 1 गए 6, 2 में से 2 ये तो 0 हो जाएगा। चलिए अब हमारे पास यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई, ये तो उधर जाके डिवाइड हो गया, तो ये आ गया हमारे पास 3। तो हमारे पास y की वैल्यू निकल चुकी है। अब y की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। y का मान एक में रखने पर। ठीक है जी। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x + 4y इज इक्वल्स टू 27। तो y हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे 3 हमने गुणा कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया 27। तो x + 12 इज इक्वल्स टू 27। तो x यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू 27 - 12, तो ये हमारे पास आ गया 15। ठीक है जी। चलिए अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई 15, तो हमारे पास नियत किराया कितना निकल गया, नियत किराया जो कि हमने x लिया था वो आ गया 15 रुपये, और अतिरिक्त दिन का किराया ये हमारे पास जो कि हमने y लिया था वो हमारे पास आ गया 3 रुपये। ठीक है जी। चलिए दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि है हमारे पास स्टैटिस्टिक्स से। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित
1 टन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च, ये देखिए ये हमारे पास माध्य जेब खर्च ये दे रखा है हमारे पास 18। लुप्त बारंबारता ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है जिसमें हमारे पास दैनिक भत्ता दिया हुआ है 11 से 13 7 लोगों का है, 13 से 15 6 लोगों का है, 15 से 17 9 लोगों का है, 17 से 19 13 लोगों का है और 19 से 21 ये है हमारे पास F जो कि हमें यहाँ से निकालना है। और ये 21 से 23 5 का, 23 से 25 4 का। बारंबारता वर्ग अंतराल जो कि हमारे पास दैनिक जेब भत्ता दे रखा था ये हमारे पास है। और FI जिसको हम बारंबारता कहते हैं। ठीक है, ये हम XI निकालेंगे इसमें से, इसको हम वर्ग चिन्ह कहते हैं। ठीक है जी, चलिए ये हमारे पास दे रखा था क्वेश्चन में गिवन। अब हम यहाँ से वर्ग चिन्ह निकालते हैं। वर्ग चिन्ह क्या होता है, इन दोनों को हम जमा करते हैं, 13 और 11 24 हो गया हमारे पास। ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे 13 + 11 ये 24 हो गया हमारे पास और 24/2 ये हमारे पास आ जाएगा 12। तो हमारे पास सबसे पहला वर्ग चिन्ह क्या आ जाएगा यहाँ से 12। ठीक है, अब जितना हमारे पास दोनों के बीच में अंतर हो 2 वो हम इसमें प्लस करते जाते हैं नीचे की तरफ। 12 और 2 ये 14 हो गया, फिर ये 16, फिर ये 18, फिर ये 20, फिर ये 22, फिर ये 24। किसी में से आप निकाल के देख लो, 23 और 25 48 होते हैं, 48/2 24 होते हैं। अब हम इसमें से हम एक जो माध्य है उसको मान लेते हैं। तो हमने बीच में से एक ये इसको मान लिया, क्या मान लिया इसको A। अब हम DI निकालेंगे, XI में से A निकालते जाएंगे। XI कौन सा है, ये वाला, मतलब 12 में से 18 माइनस किए तो ये हमारे पास आ गया -6। ठीक है, वैसे ही 14 में से 18 माइनस किए तो ये हमारे पास आ गया -4। 16 में से 18 -2, 18 में से 18 ये हो गया 0, 20 में से 18 2, 22 में से 18 4, 24 में से 18 6। ठीक है जी, अब हम निकालेंगे यहाँ से हमारे पास FI और DI। 7 को हम -6 से जब हम गुणा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -42, 6 को -24। ठीक है जी, उसके बाद 9 को -18, 13 को ये 0 हो गया, F को 2 से करेंगे तो ये 2F हो गया, ये 20 आएगा हमारे पास। और वैसे ही 4 × 6 ये 24 आ जाएगा। ठीक है, अब हम समीशन ऑफ FI DI निकालेंगे। ठीक है, जमा वाले अलग प्लस कर लो, माइनस वाले अलग प्लस कर लो। 42, 4 और 2 6, 6 और 8 14, 4, 1, 5 2 7 और 1 8, ये माइनस के 84 आ गए। प्लस के कितने आएंगे, प्लस के 44। और ये जो हमारे पास 2F है इसको हम वैसे ही +2F लिख देंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ गया सिग्मा FI DI। वैसे ही हम सिग्मा FI निकाल लेते हैं। 7 और 6 13, 13 और 9 22, 22 और 13 35, 35 5 40 और 4 44, 44 + F। अब हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है माध्य का। ठीक है, माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, जो हमने इस फॉर्मूले के हिसाब से किया वो होगा हमारे पास A + सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI। ठीक है जी, चलिए अब माध्य हमारे पास दे रखा था, जो मैं आपको क्वेश्चन में बताऊं, ये आपको जब आप क्वेश्चन पेपर में करोगे तो वहाँ पे भी मार्क करना है आपको। ये देखिए माध्य दे रखा है 18, तो यही हम लिख लेंगे यहाँ पे। ये माध्य हमारे पास कितना दे रखा है 18, और A ये भी हमने 18 ही लिया, प्लस सिग्मा FI DI ये हमारे पास आ गया यहाँ से -84 में से ये माइनस करेंगे तो माइनस के 40 बच जाएंगे, +2F, तो -40 + 2F
सिग्मा एफ आई डी आई, ये हमारे पास आया 44 प्लस एफ। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा पलट लेते हैं अपनी कैलकुलेशन के लिए। इसको इधर लिख लेते हैं, 18 प्लस माइनस 40 प्लस 2f बटे 44 प्लस एफ इज इक्वल्स टू 18। इसको इधर लिख लिया, इसको इधर लिख लिया। चलिए अब 18 उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 40 प्लस 2f बटे 44 प्लस एफ इज इक्वल्स टू 18 माइनस 18, ये 0 हो गया। ठीक है, अब ये वाला इधर जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। माइनस 40 प्लस 2f इज इक्वल्स टू 0 इंटू 45 प्लस 44 प्लस एफ, ये भी हमारे पास 0 हो गया। चलिए अब बच गया हमारे पास 2f इज इक्वल्स टू, ये 40 उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो f यहाँ से कितना आ गया हमारे पास, f आ गया हमारे पास 40 बटे 2, ये आ गया 20। ठीक है जी, तो क्वेश्चन में जो हमारे पास f पूछा हुआ था इसकी वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, 20। ये हमारे पास हो गया सेकंड क्वेश्चन। चले जा रहे हैं प्रश्न नंबर 3। तो इसका हल हमारे पास रहने वाला है, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3 0 4 5 माइनस 1 4 और माइनस 2 माइनस 1 हैं। चलिए अब हम कर रहे हैं प्रश्न नंबर 3, जो कि हमारे पास है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3 0 4 5 माइनस 1 4 और माइनस 2 माइनस 1 हैं। ये हमारे पास एक समचतुर्भुज दी हुई है जिसकी चारों की चारों भुजाएं समान होती हैं, और हमारे पास ये जो हमारे पास पॉइंट्स दिए हुए थे ये हमारे पास इसी क्रम में दिए हुए हैं ऐसे। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें पता है क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है जी, वो होता है हमारे पास 1/2 गुणा में विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण हमारे पास क्या होते हैं, विकर्ण होते हैं ये हमारे पास AC और DB। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, 1/2 गुणा AC गुणा DB, ये हमें इस प्रश्न में निकालना है। चलिए अब हम सबसे पहले तो AC निकाल लेते हैं। AC हमारे पास दूरी का हमारे पास फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। ठीक है, AC के लिए हमारे पास ये हो गया हमारे पास x1/1 और ये हो गया x2/y2। ठीक है जी, चलिए अब हम निकाल लेते हैं इसमें से x2 माइनस 1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस 0 का वर्ग। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा, ये भी हो गया 4 का वर्ग, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, स्क्वायर करेंगे तो वो भी प्लस हो जाएगा, ये भी 4 का स्क्वायर हो गया। तो ये हमारे पास हो गया 16 प्लस 16 32, क्योंकि हमारे पास इस क्वेश्चन में यूनिट्स नहीं दी हुई थी, क्योंकि ये हमारे पास दूरी है तो इसके हम यूनिट्स। ठीक है जी, अब हम निकालने वाले हैं BD।
उसके लिए भी हमारे पास यही फॉर्मूला हो जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसके लिए हमारे पास dd के लिए ये हो गया x1/1 और ये हो गया x2/y2। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हो जाएगा x2 माइनस x1, इसका मतलब -2 -4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -1 -5 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो गया यहाँ से, ये हो गया 6 का स्क्वायर, ये भी 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हमारे पास होता है 36 में 36, ये हो गया 72 यूनिट्स। अब हमारे पास समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जो कि हमारे पास फॉर्मूला था हाफ गुना में AC गुना BD 1/2। तो AC हमारे पास आ गया, हमारे पास वर्गमूल 32 गुना में वर्गमूल 72। ठीक है जी, क्योंकि ये दोनों ही वर्गमूल हैं तो इसको हम एक ही वर्गमूल के नीचे लिख लेते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा 32 गुना में 72। अब इनके गुणनखंड बना लेते हैं। गुणनखंड हमारे पास आ जाएंगे 32 के होते हैं 2 गुना 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, और 72 के होते हैं हमारे पास 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दिए 24 दिए 72। तो ये हमारे पास बन गया एक जोड़ा, दूसरा, तीसरा, ये सारे के सारे हमारे पास जोड़े बन रहे हैं। तो जोड़े में से एक एक बाहर आ जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 1 2 3 और ये 4 और एक आ जाएगा 3। 1 2 से 2 कट गया हमारे पास, तो ये हमारे पास बच गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दिए 24। अब हम लिख सकते हैं यूनिट स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है जी, चलिए प्रश्न नंबर 4 जो है हमारे पास, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। हमें ये वाला प्रश्न हल करना है। ये हमारे पास इसका चित्र दिया हुआ है। देखिए, ये हमारे पास ये शंकु है जो कि एक अर्धगोले के ऊपर ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, और ये हमारे पास एक सिलेंडर है, बेलन, जिसके अंदर ये डाल दिया। ये पानी से भरा हुआ था, तो जितना इसका हमारे पास वॉल्यूम होगा, जितना इसका आयतन होगा, उतना ही ये पानी बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो अब हमारे पास हमें निकालना है बेलन में शेष बचे पानी का आयतन। अब हमारे पास त्रिज्या ये किसके बराबर है, ये हमारे पास अर्धगोले की त्रिज्या, और तीसरा हमारे पास बेलन की त्रिज्या। ये तीनों के तीनों हमारे पास सेम हैं। और कितने हैं ये, R हमने इसको मान लिया, ये हमारे पास है R सेंटीमीटर। ठीक है जी, H हमारे पास ये है, हमारे पास बेलन की ऊंचाई, ये हमारे पास है 180 सेंटीमीटर। और स्मॉल h है हमारे पास शंकु की ऊंचाई, जिसको हम स्मॉल h ले लेते हैं। ये है हमारे पास 120। ठीक है जी, अब इसमें हमारे पास बेलन में शेष
बचे पानी का आयतन। बेलन में शेष बचे हुए पानी का आयतन, वो हमारे पास कैसे निकल जाएगा? पूरे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, और इसमें से हम माइनस कर देंगे शंकु और अर्धगोले का आयतन। शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। ठीक है जी। तो ये हमारे पास, अब यहाँ से हमारे पास बेलन के आयतन का क्या फॉर्मूला होता है? वो होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर, एच हमने कैपिटल लिया इसमें, माइनस शंकु का आयतन हमारे पास क्या होता है? वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर, एच हमने स्मॉल लिया, प्लस अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये हमारे पास पानी का आयतन आ जाएगा, बचे हुए पानी का आयतन। अब इसमें से देख लीजिए हमारे पास कॉमन क्या क्या आ रहा है। एक पाई आ रहा है, आर स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और पाई भी है इसमें। तो हमारे पास पाई और आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो इसको हम बाहर ले लेते हैं पहले। यहाँ बच गया एच माइनस, यहाँ बच गया, एक तो 1/3 बच गया, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ चुका है, एच प्लस एक तो 2/3 बच गया और एक बच गया आर। अब हम इनकी वैल्यूज़ रख देते हैं। एच की वैल्यू हमारे पास है 180, ये वाला, और इसकी वैल्यू हमारे पास होती है 3.14। आर स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर, एच हमारे पास 180, ठीक है जी, माइनस 1/3 एच 120 प्लस 2/3 आर है हमारे पास 60। इस तरीके से अगर हम करेंगे तो हमारे पास जो इसकी कैलकुलेशन है वो आसान हो जाएगी। 3.14 गुना में 60 गुना 60 180, ये हमारे पास कट जाएगा, ये कट गया, ये बन गया हमारे पास 3 चौके 12 40, 3 दूनी 6 20। तो ये हमारे पास बन गया, ये भी 40 बन गया और ये भी 40 बन गया। अब यहाँ से 3.14 गुना में 60 गुना 60 180 माइनस 40 जमा 40, ये भी 80 हो गया। तो यहाँ से आ गया 3.14 गुना में 60 गुना में 60 गुना में 100। अब 100 को जब हम इसके साथ गुना करेंगे तो ये हट जाएगा, पॉइंट हट जाएगा यहाँ से, 314 गुना में 60 गुना में 60, ठीक है जी। अब जब हम इसको करेंगे, जब इन तीनों को गुना करेंगे हमारे पास, तो हमारे पास आ जाएगा 1131, ये आ गया हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है जी, क्योंकि ये सारी की सारी हाइट हमारे पास सेंटीमीटर में दी हुई थी। अब जब हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1 2 3, तो ये हमारे पास आ गया 1.131 मीटर क्यूब, ठीक है जी। चलिए 5, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमेशा ही आपके पेपर में देखने को मिलेगा। तो चलिए इसको हम ध्यान से करते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। मैं आपको समझाता हूँ कि हमारे पास बोला हुआ है कि अगर हमारे पास एक त्रिभुज दी हुई है ABC, और अगर हम DE लाइन AB को भी प्रतिच्छेद करें और AC को भी प्रतिच्छेद करें, अगर हम इसको मिलाते हैं तो ये लाइन क्या करती है, इन दो भुजाओं को समानुपात में
विभाजित कर देती है। तो हमें इसमें सिद्ध क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है हमें ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई बटे ई सी। ठीक है जी, चलिए तो सिद्ध करते हैं हम इसको। हमारे पास इसका हल हो जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं ट्राइंगल ए डी ई को इस लाइन के ऊपर, ये ध्यान रखना है, इसी लाइन के ऊपर हम दोनों ट्राइंगल्स को देखेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज ए डी ई में, ए डी ई में इसका निकालना है हमें क्षेत्रफल। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है हमारे पास 1/2 गुना आधार गुना लंब। ठीक है जी, अगर हम इस लाइन के ऊपर देखें, जिस लाइन के ऊपर हमारे पास 90 डिग्री का कोण बन रहा होता है, तो वो हमारे पास लंब होता है और ये इसका आधार है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं 1/2 गुना आधार, इसका ए डी है क्योंकि हम त्रिभुज ए डी ई की ही बात कर रहे हैं, ए डी गुना इसका लंब है एन ई। तो त्रिभुज ए डी ए का क्षेत्रफल हमारे पास आ गया 1/2 गुना ए डी गुना एन ई। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 1। चलिए अब हम इसी त्रिभुज, दूसरी वाली त्रिभुज हमारे पास आ जाएगी यहाँ से, त्रिभुज बी डी ई, ये वाली इस लाइन के ऊपर, इस आधी लाइन की तो बात हो चुकी है, अब हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, त्रिभुज बी डी ई में तो हमारे पास इसका एरिया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। अब इसमें हमारे पास आधार ये है बी डी, लेकिन इसमें हमें लंब नहीं दिख रहा, तो लंब हमारे पास ये इसके बाहर है, ये ध्यान रखना है इसका, क्योंकि यही लाइन आगे जा रही है, इसी को बढ़ा रहे हैं हम, तो ये लंब हो जाएगा, इतनी इसकी ऊंचाई है इस त्रिभुज की। तो 1/2 गुना आधार बी डी गुना लंब, लंब इसका भी एन ई हो गया, ये हमारे पास बन गई इक्वेशन 2। अब हम कर देंगे इन दो इक्वेशन को डिवाइड, 1 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक में था त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 गुना ए डी गुना ए ई बटे 1/2 गुना बी डी गुना एन ई, ये एन है। ठीक है, ए डी गुना एन ई, और यहाँ पे ये भी हमारे पास एन ई आ जाएगा, तो दोनों में एन ई है, ये कट जाएगा, ये भी कट गया, तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, ए डी बटे बी डी, ये बन गई इक्वेशन 3। तो इन दो ट्राइंगल्स का हमारे पास एरिया आ गया और इन दोनों का जो अनुपात है वो आ गया। अब हम बात करेंगे इस लाइन की। ठीक है जी, अब हम बात करेंगे इस लाइन की, त्रिभुज की बात करेंगे, त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई में फिर से इसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू 1/2 गुना आधार गुना लंब। तो अगर हम इधर से देखें तो ये वाला आधार हो गया हमारे पास, और डी एम क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया इसका लंब। तो ये लिख लेते हैं हम, 1/2 गुना में आधार हो गया ए ई और लंब हो गया डी एम, ये बन गई इक्वेशन 4। अब हम इसी लाइन के ऊपर दूसरी ट्राइंगल देख लेते हैं। ये हमारे पास ई सी इसका बेस बचेगा, और ये ट्राइंगल हमारे पास आ जाएगी ट्राइंगल डी ई सी, ये वाली ट्राइंगल त्रिभुज डी ई सी में। तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल वो भी हो जाएगा हमारे पास 1/2 गुना आधार, जैसे हमने पहले किया था वैसे ही यहाँ पे होगा हमारे पास
इसका आधार ये है और इसका भी लंब हमें दिख नहीं रहा, तो इसको आगे बढ़ाया तो ये बन गया इसका लंब। इसका लंब भी हमारे पास DM ही आ जाएगा, 1/2 गुणा में EC गुणा में DM। ये बन गई इक्वेशन 5। अब हम करेंगे 4 को 5 से डिवाइड। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू AE गुणा में DM बटे 1/2 गुणा EC गुणा में DM। ये कट गया यहाँ से, तो ये भी हमारे पास क्या आ गया, AE बटे EC। ये बन गई इक्वेशन 6। तो इन दोनों की रेशो आ गई। अब अगर हम इक्वेशन उसको देखें, उसमें हमारे पास त्रिभुज 3 में ADE और त्रिभुज BDE की रेशो, क्षेत्रफल का रेशो आ चुका है AD/BD। और इसमें अगर हम देखें तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, इसकी रेशो आ चुकी है AE बटे EC। अब यहाँ से अगर हम देखें इस त्रिभुज को, देखिए यहाँ पे हमारे पास देखिए, ये अगर हम इसको आधार ले लें तो ये एक हमारे पास ट्रायंगल बन रही है, इसको आधार ले लें तो ये एक ट्रायंगल बन रही है, दोनों का आधार सेम है, ठीक है, और दो समानांतर रेखाओं के बीच में आ रही हैं। तो ऐसी त्रिभुज का जो एरिया होता है वो हो जाता है इक्वल, ठीक है। त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल इक्वल्स टू त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। ठीक है जी। ये क्यों होगा, क्योंकि दोनों का आधार एक ही है और दोनों त्रिभुज दो समानांतर रेखाओं के मध्य हैं। ये वाली चीज़ आपने ज़रूर लिख के आनी है पेपर में, इससे आपको अच्छे नंबर देंगे जो भी आपका पेपर चेक करेंगे। तो अब हमारे पास इक्वेशन 6 वाली क्या बन गई, यहाँ DEC की जगह हम क्या लिख देंगे, अब त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। तो 6 से, इक्वेशन 6 से त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEC की जगह हमने लिख दिया BDE, क्योंकि हमारे पास ये दोनों इक्वल हैं। BDE का क्षेत्रफल, ठीक है। क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमारे पास ये वाला रीज़न है इसका कि ये दोनों हमारे पास हैं इक्वल। ये किसके इक्वल हैं, AE/EC। ये बन गई इक्वेशन 7। नाउ अब समीकरण 3 और 7 से, 7 में देखो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, ये है AE/EC के इक्वल। और अगर हम 3 को देखें तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, ये है AD/, दोनों की जो बायां पक्ष है वो बराबर है, तो दायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा। इसलिए AE/EC इज इक्वल्स टू AD/BD, या हम लिख सकते हैं AD/BD इज इक्वल्स टू AE/EC। यही हमें इस क्वेश्चन में सिद्ध करना था। चलिए देखिए, यही हमें इस क्वेश्चन में सिद्ध करना था।
ये यहाँ पे हमारे पाँचों के पाँचों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ख़त्म हो जाते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अपने पेपर में ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।